तुम्हारे परिवार को मैं मुआवजा दूंगा। कई लोगों की आंखें चमक उठीं। प्रीति की चोट के इलाज में ज्यादा से ज्यादा 10-20 हजार युआन ही लग सकते थे, लेकिन गौतम सच में 1 लाख युआन देने की बात कर रहा था। भैया, आप क्या कह रहे हैं? इन दोनों कुत्तों को यूं ही छोड़ देंगे? यह सुनते ही निरंजना का गुस्सा भड़क उठा। सूर्या ने उसे इतना अपमानित किया था, फिर भी गौतम उसे नजरअंदाज कर रहा है। और वो भी क्या? प्रीति को लाखों का मुआवजा देना? निरंजना के लिए यह सिर्फ गुस्सा नहीं था, यह सीधा सीधा अपमान था। उसकी आंखों में जलन, अहंकार और नफरत एक साथ उमड़ पड़ी। ये कैसी लॉजिक है? निरंजना ने मन ही मन सोचा। निरंजना, सूर्या सर मेरे दोस्त हैं, प्लीज उनसे तमीज से बात करो, नरेश बोला। अब नरेश को खुद समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या कहे। वो बस आंखें फाड़े खड़ा था। गौतम एक मूर्ख है। सूर्या से माफी मांगने के बजाय वो ऐसे काम कर रहा है जिससे सूर्या और ज्यादा भड़क जाए। लेकिन गौतम, निरंजना अब भी यकीन नहीं कर पा रही थी। उसे लग रहा था कि सूर्या के सामने खड़ा होना कोई बड़ी बात नहीं है। चुप रहो, गौतम ने गुस्से से निरंजना को घूरा। सूर्या, लीला पेंट हाउस का सबसे बड़ा शेयर होल्डर और मुंबई का प्रिंस कहलाने वाला नरेश भी उसके सामने डरता है, तो फिर निरंजना की क्या औकात? गौतम को लगा कि चुप रहना ही बेहतर है। ठीक है, निरंजना ने नाराजगी से अपने होंठ भींच लिए। फिर उसने नजर घुमाकर सूर्या की तरफ देखा। वो क्रूरता से बोली, ए कुत्ते, इस बार तेरे साथ थोड़ी किस्मत थी, इसलिए बच गया। मेरे भाई से मिलकर तो जहरीले बात करवाकर मैं निकल पाई हूं। अगर अगली बार ऐसा कुछ हुआ ना, तो मुझसे कोई भी तुझे नहीं बचा पाएगा। निरंजना ने खुली धमकी दी। ऐसा अगली बार नहीं होगा। सूर्या ने हमदर्दी के साथ सिर हिलाया। सूर्या सर, इसका क्या मतलब है? गौतम ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा। गौतम पहले ही काफी दरियादिल हो चुका था और निरंजना को मारने की बात पर वो सूर्या से बहस करना नहीं चाहता था। फिर भी उसके मन में एक सवाल था, सूर्या आखिर निरंजना से पंगा क्यों लेना चाहता है? गौतम के सवाल का जवाब देने के बजाय सूर्या ने हल्के से पूछा, तुम्हारे परिवार में कुल कितने लोग हैं? यह सुनकर गौतम और ज्यादा उलझन में पड़ गया। उसका गुस्सा काबू से बाहर होने लगा था, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए शांति से जवाब दिया, मेरे परिवार में कुल 38 लोग हैं। अब आप क्या कर सकते हैं? सूर्या सर, यह कहकर गौतम ने सवाल उछाल दिया। सूर्या ने हल्के से सिर हिलाया और अपनी नजरें नरेश की ओर घुमा दी। 38 मिलियन उसके परिवार के अकाउंट में अभी ट्रांसफर कर दो। सूर्या ने यह कहते हुए हल्के से सिर हिलाया। नरेश की पलकों में तेजी से कंपन हुआ। उसकी रीढ़ तक सिहरन दौड़ गई। सूर्या के शब्दों के पीछे छुपा मतलब वो अच्छी तरह समझ चुका था, लेकिन निरंजना, उसे कुछ भी समझ नहीं आया। उल्टा उसने यह मान लिया कि सूर्या उससे और उसके भाई गौतम से डर गया है, इसीलिए ऐसा बोल रहा है। निरंजना ने घमंड भरी नजर से सूर्या को देखा। कम से कम अब तो तुम्हें समझ आ गया होगा कि हमारे साथ कैसे पेश आना चाहिए, निरंजना ने ताने के साथ पूछा। सूर्या सर, अगर आपको निरंजना से माफी ही मांगनी थी तो सीधे मांग लेते। बेकार में 30 मिलियन भेजने की क्या जरूरत थी? हमारे परिवार के अकाउंट में हमारे पास इससे कहीं ज्यादा पैसा है, हमें इन सब की कोई जरूरत नहीं, गौतम ने लापरवाही से कहा। यह सुनकर सूर्या मुस्कुराया और बोला, क्या तुम ये सोचकर बात कर रहे हो कि 130 मिलियन मैं सिर्फ तुम्हारी बहन निरंजना को देने वाला हूं? तो फिर किस लिए? गौतम ने भौहें उठाई। सूर्या ने हल्के से सिर हिलाया और शांत स्वर में कहा, ये 30 मिलियन तुम्हारे परिवार के लिए है। जान पहचान वाले अनजान लोग, दादा, परदादा, सबको मिलाकर 5 साल का हिसाब समझ लो। ये सब मेरी तरफ से दिया गया मुआवजा है। सूर्या ने यह बात ऐसे कही जैसे कोई मामूली सी बात हो। मुआवजा? गौतम के चेहरे का भाव अचानक पूरी तरह उलझन में बदल गया। इस पल, चाहे वो कितना ही मूर्ख क्यों ना हो, सूर्या की बातों के पीछे छुपा मतलब उसे साफ साफ समझ आ गया। उसी समय नरेश उठकर खड़ा हुआ और दया भरी नजर से गौतम को देखने लगा। गौतम, अगर सूर्या सर की पत्नी को सच में भेड़ियों ने काट काट कर मार दिया होता ना, तो तुम्हारा पूरा परिवार सूर्या सर के पैरों में गिरकर भी माफी के काबिल नहीं होता। नरेश की बात सुनते ही गौतम का चेहरा उड़ गया। नरेश, ये तुम क्या कह रहे हो? उसने घबराकर पूछा। कुछ नहीं, नरेश ने सिर हिलाते हुए कहा। कॉन्फ्रेंस रूम में मैंने जो कहा था वो तुम्हें याद है ना? तुरंत गौतम ने नरेश पर तंज कसा। मीटिंग रूम में नरेश ने जो कहा था वो उसे अच्छी तरह याद था। नरेश के शब्द उसके दिमाग में गूंज उठे। अगर प्रीति को कुछ भी हो गया तो सूर्या उसके बदले पूरे परिवार की कुर्बानी ले लेगा। लेकिन क्या यह मुमकिन है? नामुमकिन। उसका परिवार मुंबई के बड़े रईस घरानों में से एक था। भले ही वो सबसे ऊंचे दर्जे का परिवार न हो, लेकिन मुंबई में उनकी हैसियत किसी से कम नहीं थी। ठीक है नरेश,
उससे बात करके टाइम वेस्ट मत करो। यहाँ और कोई काला भेड़िया है क्या? सूर्या ने सब्र खोते हुए पूछा। सूर्या सर, सॉरी, यहाँ कोई और काला भेड़िया नहीं है। यह कहते हुए नरेश की नजर उन 3 काले भेड़ियों पर पड़ी जिन्हें सूर्या पहले ही छलनी कर चुका था। लेकिन यहां अभी भी 2 बाघ मौजूद हैं, नरेश ने कहा। ठीक है, तो उन दोनों बाघों को ले आओ, सूर्या ने शांत स्वर में कहा। ठीक है सूर्या सर, नरेश ने हिचकिचाते हुए हामी भरी। नरेश, क्या तुम सच में उसकी मदद करने वाले हो? अब इस सूर्या के लिए हमसे मुंह मोड़ रहे हो क्या? गौतम का चेहरा पहली बार बुरी तरह बिगड़ गया। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि नरेश का रुख इतना सख्त होगा। उसे उम्मीद नहीं थी कि नरेश खुलेआम सूर्या के पक्ष में खड़ा हो जाएगा। नरेश ने सिर हिलाया, गहरी सांस ली। गौतम, मुझ पर इल्जाम मत लगाओ, मैं उसकी मदद नहीं कर रहा हूं। मैं हमेशा तुम्हारे साथ था और आगे भी तुम्हें सपोर्ट करता रहूंगा। लेकिन अभी अगर मैं सूर्या की मदद नहीं करूं तो मैं खुद को भी नहीं बचा पाऊंगा, नरेश ने साफ शब्दों में कहा। आखिरकार गौतम को नरेश की बातों के पीछे छुपा मतलब समझ आ गया। जो नरेश अब तक मुंबई को शेर की तरह दहशत में रखता था, वही नरेश सूर्या से डर रहा है। अब तक गौतम को सूर्या से डर नहीं लगा था, क्योंकि उसे पूरा यकीन था कि नरेश उसके और सूर्या के बीच हमेशा न्यूट्रल रहेगा। भले ही दोस्ती के लिए नहीं, लेकिन अपने पैसे और ताकत के लिए नरेश उसका साथ देगा, यही उसने सोचा था। लेकिन अब नरेश को देखकर यह साफ हो गया था कि वो अपने परिवार और अपनी दौलत तक को तिनके की तरह समझ रहा है। शायद नरेश के दिल में सूर्या की अहमियत गौतम की कल्पना से कहीं ज्यादा थी। वाकई वहां मौजूद बाकी लोग भी सन्न रह गए थे। उन्होंने अपनी आंखों से देखा सूर्या के सामने नरेश का सम्मान से भरा रवैया। क्या यह सच में हो रहा है? मुंबई का प्रिंस सूर्या जो कहे वो सब मान रहा है। हैरानी से कुछ लोग आपस में फुसफुसाने लगे। नरेश को इस तरह बोलते उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। नरेश का यह रवैया साफ दिखा रहा था कि सूर्या उससे कहीं ज्यादा ताकतवर है। चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, सूर्या के खिलाफ लड़ना नामुमकिन है। यह सब देखकर जननी और कार्तिका हक्का बक्का होकर खड़ी रह गईं। गौतम भले ही उसे सूर्या सर कहकर बुला रहा था, लेकिन अब तक किसी को भी यह अंदाजा नहीं था कि सूर्या असल में है कौन। उनके मन में शक तो पहले से था, लेकिन जैसे ही उन्हें पता चला कि अब नरेश भी सूर्या के सामने ऐसा रवैया अपना रहा है, तो वो सदमे में जड़ होकर रह गए। जब सब लोग सूर्या की असली पहचान का अंदाजा लगाने में लगे थे, तभी वहां से 2 मिलिट्री ग्रीन ट्रक गुजरे। ट्रकों पर लोहे के पिंजरे लदे हुए थे। उन लोहे के पिंजरों के अंदर आदमी जितने ऊंचे 2 बाघ थे। भले ही पिंजरे से अलग किए गए हों, लेकिन उनकी दरिंदगी भरी दहाड़ सबने साफ सुनी। निरंजना भी बुरी तरह घबरा गई। उसे साफ समझ आ गया था कि जिस तरह प्रीति के साथ जुल्म हुआ, उसी तरह सूर्या अब उसके साथ भी वही करने वाला है। भैया प्लीज किसी तरह मुझे बचा लो। बेबस नजरों से गौतम की ओर देखते हुए निरंजना गिड़गिड़ाने लगी। प्रीति तो किस्मत से भेड़िए के चंगुल से बच गई थी, लेकिन बाघ के अड्डे से बच निकलने की ऐसी किस्मत निरंजना के पास नहीं थी। निरंजना उसके पैरों में गिरकर रोने लगी। यह देखते ही गौतम गुस्से में भर गया और सीधा सूर्या की तरफ बढ़ा। सूर्या सर, आपको पता भी है आप क्या कर रहे हैं? इससे आप बहुत बड़ी मुसीबत में फंसने वाले हैं। अब गौतम अपने परिवार की ताकत का सहारा लेना चाहता था। नरेश अब उसके साथ नहीं था। इस वक्त उसकी आखिरी उम्मीद उसका खानदान ही था। गौतम को तुच्छ नजरों से देखते हुए सूर्या ने ठंडे लहजे में कहा, मुझे लगता है आपने मेरी बात ठीक से सुनी नहीं। मैंने कहा है आपके पूरे परिवार के लिए 30 मिलियन भेजने को। प्रीति को जिस तरह का दर्द सहना पड़ा, उसी तरह का दर्द तुम्हारे परिवार में जो लोग हैं, सबको ये दर्द झेलना पड़ेगा। तुम्हारे पीछे तुम्हारा पूरा खानदान खड़ा हो, तब भी तुम इससे बच नहीं पाओगे। आज के बाद मुंबई में ऐसे किसी परिवार का नामो निशान तक नहीं बचेगा। सूर्या के ये शब्द वहां मौजूद हर इंसान के दिल में खौफ भरने के लिए काफी थे। गौतम का चेहरा लाल पड़ गया। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि सूर्या इतना घमंडी और बेखौफ निकलेगा। 800 साल से ज्यादा पुराना था गौतम का खानदान। पीढ़ी दर पीढ़ी मुंबई की अर्थव्यवस्था को अपने हाथों में रखने वाले बड़े बड़े रईस उसी परिवार से निकले थे। ऐसे में सूर्या इतना अकड़कर कैसे बोल सकता है, यही सवाल गौतम के दिमाग में गूंज रहा था। सूर्या सर, मेरी बहन निरंजना वाकई एक बेवकूफ लड़की है। बिना सोचे समझे उसने बहुत बड़ी गलती कर दी। प्लीज उसे एक और मौका दे दीजिए। आगे से ऐसा कुछ ना हो, मैं खुद जिम्मेदारी लेता हूं। गौतम घबराहट में गिड़गिड़ाया। उसे समझ आ गया था कि अब सूर्या से भिड़ना सीधी सी बात में बेवकूफी है। क्या एक और मौका? सूर्या का चेहरा
अचानक गुस्से से तमतमा उठा। उसकी नजर बेहोश पड़ी प्रीति पर चली गई। उसे देखकर उसका दिल उसके दर्द से भी ज्यादा दुख उठा। गौतम जल्दी जल्दी बोलने लगा, प्रीति को जो चोटें आई हैं उनके लिए हम सबसे अच्छे डॉक्टर बुलवा देंगे और इस बार निरंजना को घर ले जाकर उसे सख्त सजा दूंगा। मैं उसे आगे घर से बाहर एक कदम भी नहीं रखने दूंगा। एक के बाद एक वो कई तरह की गारंटियां देता गया, लेकिन सूर्या के चेहरे से जरा भी नहीं लगा कि वो उसकी एक भी बात सुन रहा हो। मुझे वो सब नहीं चाहिए। मेरी प्रीति की चोटें मैं खुद ठीक करवा लूंगा, लेकिन उसके दिल में जो दर्द है उसे कैसे ठीक करोगे? सूर्या उसे घूरते हुए बोला, तुम्हारी घमंडी बहन को मैं एक मौका देता हूं। जिस उसी गुफा में प्रीति को धकेला गया था वहीं उसे 3 मिनट रहना होगा। 3 मिनट बाद अगर वो बिना कुछ हुए जिंदा बाहर आ गई तो मैं उसे कुछ नहीं करूंगा। सूर्या ने ठंडी निगाहों से निरंजना को देखते हुए कहा। नामुमकिन। गौतम का चेहरा पूरी तरह बदल गया। काले भेड़ियों की गुफा में अब भेड़िए नहीं थे, उनकी जगह 2 भयानक बाघ मौजूद थे। भेड़ियों से कहीं ज्यादा डरावने वो बाघ। मैं अंदर नहीं जाऊंगी। गौतम, किसी भी तरह मुझे बचा लो। निरंजना चीख पड़ी। उसके चेहरे से आंसू बह रहे थे। वो इतनी डर चुकी थी कि अपने पैरों पर ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। क्या नहीं जा सकती? सूर्या की गहुस से भरी नजर सीधे गौतम पर टिक गई। तो फिर तुम भी उसके साथ अंदर जाओ, उसने अकड़ के साथ कहा। सूर्या, तुम्हें इतनी हिम्मत कैसे हुई? मेरे परिवार में मैं ही अकेला मर्द हूं। अगर तुम मुझे अंदर फेंक दोगे तो इसका मतलब होगा तुम हमारे पूरे खानदान की जड़ उखाड़ने जा रहे हो। अगर तुमने ये किया तो तुम्हें हमारे परिवार की ताकत जरूर समझ आ जाएगी। गौतम ने खुली धमकी दी, लेकिन सूर्या का यह बेपरवाह रवैया देखकर गौतम को समझ नहीं आ रहा था। उसे जरा भी डर क्यों नहीं लग रहा था? तुम सोच रहे हो कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा और तुम्हारे परिवार को छोड़ दूंगा? सूर्या ने अपनी सख्त आवाज में कहा और कंधे उठाए। नरेश, आप क्यों रुके हुए हैं? जो मैंने कहा वही करें। सूर्या ने नरेश की तरफ देखकर आदेश दिया। नरेश पूरी तरह शांत खड़ा था। उसकी नजरें कोंधमई खड़ी हुई थीं, लेकिन फिर भी वह सीधे गौतम की ओर नहीं देख सका। सूर्या सर, गौतम, नरेश ने धीरे से कहा। और तुरंत ही, क्या आप भी इसमें शामिल होना चाहते हैं? सूर्या ने गुस्से में पूछा। नरेश की शांत मुद्रा देखकर सूर्या ने आगे बढ़ते हुए पूछा, तो तुम इसमें शामिल हो रहे हो? सूर्या ने अपनी भौहें उठाकर पूछा। सूर्या का गुस्सा देखकर नरेश ने दांतों को कस लिया और आखिरकार अपना फैसला कर लिया। गहरी सांस लेते हुए वह गौतम की ओर बढ़ा।